नमस्ते बच्चों। आज हम इतिहास का एक बहुत ही मजेदार चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर हमें बताएगा कि आज की दुनिया जिसमें हम रहते हैं वैसी क्यों है जैसी वो है। चैप्टर का नाम है एक वैश्विक दुनिया का बनना। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई। अच्छा, एक काम करो सब। अपने हाथ में जो फोन है उसे देखो। कभी सोचा है कि इसके अलग अलग हिस्से, इसके पार्ट्स कहाँ से आए होंगे? हो सकता है इसका कैमरा जापान से आया हो, है ना? चिप शायद ताइवान से आए हो और इसे असेंबल किया गया हो, यानी जोड़ा गया हो चीन में। बस यही तो है हमारी आज की जुड़ी हुई यानी ग्लोबलाइज्ड दुनिया। और आज हम यही समझने वाले हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो देखो, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस जुड़ी हुई दुनिया का मतलब क्या है। फिर हम उन 3 प्रवाह या फ्लोस के बारे में जानेंगे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद हम टेक्नोलॉजी और कोलोनियलिज्म मतलब उपनिवेशवाद के रोल को समझेंगे। और हाँ, ये भी जानेंगे कि इस पूरी कहानी में हमारे भारत का क्या रोल था। और सबसे आखिर में, जैसा हम हमेशा करते हैं, एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो ये जो फोन वाली बात हमने की, ये कोई आज की बात नहीं है। पता है, आज हम जिस तरह से पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं ना, इसकी शुरुआत, इसकी नींव बहुत पहले 19वीं सेंचुरी में ही रख दी गई थी। तो चलो थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि 19वीं सेंचुरी में दुनिया को जोड़ने के पीछे 3 बड़े कारण थे, 3 बड़े इंजन थे। इन्हें वो कहते हैं 3 प्रवाह या 3 फ्लोज। और मेरी बात मानो, अगर ये 3 फ्लो समझ लिए तो समझो पूरा चैप्टर समझ आ गया। तो चलो एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला फ्लो था चीज़ों का, यानी फ्लो ऑफ गुड्स। आसान भाषा में कहें तो ट्रेड, मतलब एक देश का सामान दूसरे देश में जा रहा था। अब सोचो, उस वक्त ब्रिटेन में क्या हो रहा था। वहाँ नई नई फैक्ट्रियां खुल रही थीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, शहरों की आबादी बढ़ रही थी। अब इतने सारे लोगों को खाना खिलाने के लिए सस्ता अनाज चाहिए था, है ना? तो ब्रिटेन ने क्या किया? उसने अमेरिका और बाकी देशों से सस्ता गेहूं, सस्ता खाना मंगवाना शुरू कर दिया। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कॉर्न लॉ की कहानी। देखो, ब्रिटेन में एक कानून था जिसका नाम था कॉर्न लॉ। ये कानून बाहर से आने वाले सस्ते मक्के पर रोक लगाता था। इससे क्या होता था कि देश के जो बड़े बड़े जमींदार थे वो तो बड़े खुश थे, लेकिन आम लोगों के लिए खाना बहुत महंगा हो गया था। अब जो फैक्ट्री के मालिक थे उन्हें गुस्सा आने लगा। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने मजदूरों को ज्यादा सैलरी देनी पड़ रही थी। तो उन्होंने सरकार पर दबाव डाला और ये कानून हटाना पड़ा। अब सोचो क्या हुआ होगा। जैसे ही कानून हटा, ब्रिटेन के बाजार सस्ते खाने से भर गए और इसका सीधा असर पड़ा वहां के किसानों पर। बेचारे, उनकी नौकरियां चली गईं, वो बेरोजगार हो गए। अब सवाल ये उठता है कि जिन किसानों की नौकरी चली गई वो क्या करेंगे? घर पर तो नहीं बैठ सकते, है ना? बस यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा फ्लो, फ्लो ऑफ लेबर, यानी लोगों का काम की तलाश में एक देश से दूसरे देश जाना। तो यूरोप के लाखों लोग जिनकी जमीनें छिन गई, नौकरियां चली गईं, वो सब काम ढूंढने के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाने लगे। और ये कोई 100-200 लोग नहीं थे। हम बात कर रहे हैं लगभग 5 करोड़ लोगों की। 5 करोड़ पीपल। सोचकर देखो कितना बड़ा माइग्रेशन था ये। बिल्कुल वैसे जैसे आज हमारे देश से लोग काम के लिए दुबई, कनाडा या अमेरिका जाते हैं। तो ये जो माइग्रेशन है ये कोई नई बात नहीं है, ये तब से चला आ रहा है। ओके, तो अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी फ्लो पर। यह है फ्लो ऑफ कैपिटल, यानी पैसा। अब जरा दिमाग लगाओ, अमेरिका में खेती के लिए जमीन भी है, यूरोप से मजदूर भी पहुंच गए, लेकिन इन खेतों को तैयार करने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए पैसा कहां से आएगा? तो पैसा आया लंदन के फाइनेंशियल सेंटर से, वहां के बैंकों से। मतलब अमीर देशों ने दूसरे देशों में पैसा इन्वेस्ट किया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज कोई विदेशी कंपनी, मान लो सैमसंग, भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा लगाती है। इसे ही कहते हैं फ्लो ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो हमने 3 फ्लो समझ लिए, गुड्स, लेबर और कैपिटल, यानी माल, लोग और पैसा। लेकिन 2 और चीजें थीं, 2 गेम चेंजर्स, जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस को और भी तेज कर दिया। और वो थे नई टेक्नोलॉजी और कोलोनियलिज्म, यानी उपनिवेशवाद। टेक्नोलॉजी कैसे गेम चेंजर थी, इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है रेफ्रिजरेटेड शिप्स, मतलब ऐसे जहाज जिनमें फ्रिज लगे होते थे। सोचो,
इन जहाज़ों के आने से पहले क्या होता था? अमेरिका से यूरोप तक जिंदा जानवरों को जहाज़ों में भर के भेजा जाता था। बेचारे आधे तो रास्ते में ही मर जाते थे। इस वजह से मीट बहुत बहुत महंगा था। लेकिन फिर आए फ्रिज वाले जहाज़। अब जानवरों को अमेरिका में ही काटा जाता और उनका फ्रोजन मीट भेजा जाता। नतीजा, मीट इतना सस्ता हो गया कि यूरोप के गरीब से गरीब लोग भी अब उसे खरीद कर खा सकते थे। देखा, एक टेक्नोलॉजी ने कैसे लोगों की जिंदगी बदल दी। पर इस कहानी का एक बहुत ही डार्क साइड भी है, एक बहुत ही अंधेरा पहलू। एक तरफ यूरोप अमीर हो रहा था, वहां के लोग अच्छी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इसकी कीमत कौन चुका रहा था? इसकी कीमत चुका रहे थे अफ्रीका और एशिया जैसे देश। हुआ ये कि 1885 में यूरोप के सारे बड़े बड़े देश बर्लिन में मिले। उन्होंने एक टेबल पर अफ्रीका का नक्शा रखा और पता है क्या किया? स्केल और पेंसिल से सीधी सीधी लाइनें खींचकर पूरे अफ्रीका को आपस में बांट लिया, जैसे कोई केक काट रहा हो। और सबसे शर्म की बात यह थी कि इस मीटिंग में एक भी अफ्रीकी इंसान को नहीं बुलाया गया था। और फिर अफ्रीका में एक और तबाही आई, रिंडरपेस्ट नाम की एक बीमारी जो जानवरों में फैलती थी। इस बीमारी ने अफ्रीका के लगभग 90% जानवरों को मार डाला। अब सोचो, अफ्रीका के लोगों के लिए उनके जानवर ही उनकी दौलत थे, उनकी जिंदगी का आधार थे। जब जानवर ही मर गए तो उनकी रोजी रोटी ही छिन गई। वो पूरी तरह बेबस हो गए। और फिर यूरोप के लोगों ने इसी मजबूरी का फायदा उठाया। उन्हें अपनी खदानों और बागानों में काम करने के लिए मजदूर चाहिए थे, तो बेचारे अफ्रीकी लोगों के पास मजदूरी करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा। इस तरह सिर्फ एक बीमारी ने यूरोप को पूरे अफ्रीका पर कब्जा करने में मदद कर दी। तो ये तो हुई अफ्रीका की बात। अब आते हैं अपने देश पर, भारत पर। इस नई ग्लोबल वर्ल्ड में भारत का क्या रोल था? देखो, भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन साथ ही बहुत कॉम्प्लेक्स रोल निभाया। भारत सिर्फ एक गुलाम देश नहीं था, कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। और यहां हमें एक शब्द को बहुत अच्छे से समझना होगा। वो शब्द है इंडेंचर्ड लेबर या गिरमिटिया मजदूर। ये असल में एक धोखा था, एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। इसमें भारत के गरीब लोगों को ये कहकर फुसलाया जाता था कि उन्हें 5 साल के लिए विदेश में बागानों में काम मिलेगा। उनसे एक अग्रीमेंट साइन करवाया जाता था। सुनने में तो ये एक नौकरी लगती है ना? पर असल में ज्यादातर हिस्टोरियंस इसे गुलामी का एक नया सिस्टम ही कहते हैं। और भारत से लाखों लोगों को इन जहाज़ों में भरकर कैरेबियन आइलैंड्स, मॉरिशस, फिजी, श्रीलंका जैसी जगहों पर ले जाया गया। पता है, आज इन देशों में जो इतने सारे इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, वो उन्हीं गिरमिटिया मजदूरों के परिवार के लोग हैं। उनकी हालत कितनी खराब थी, इसका अंदाज़ा एक मजदूर की बात से लगा सकते हैं। उसने बताया था कि जो काम मुझे दिया जाता था वो बहुत भारी था, और अगर मैं समय पर नहीं कर पाता तो मुझे गालियां दी जाती थीं और पीटा भी जाता था। मेरी तनख्वाह भी काट ली जाती थी। तो इन बातों से साफ पता चलता है कि ये कोई नौकरी नहीं थी, ये तो सरासर जुल्म था। अब भारत से जुड़ी एक और कहानी सुनो, ओपियम ट्रेड की कहानी। देखो, अंग्रेजों को चीन की चाय बहुत पसंद थी। वो चीन से चाय खरीदना चाहते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। चीन को बदले में अंग्रेजों का कोई सामान नहीं चाहिए था। तो अंग्रेजों ने एक बहुत ही शातिर, बहुत ही क्रूअल प्लान बनाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत के किसानों पर दबाव डालकर उनसे जबरदस्ती अफीम यानी ओपियम की खेती करवाई। फिर इस अफीम को वो चीन में बेचते थे और जो पैसा मिलता था उससे चीन से चाय खरीद लेते थे। देखा, कितना चालाकी भरा प्लान था। अंग्रेजों ने सिर्फ हमारी खेती को ही नहीं, बल्कि हमारे कपड़ा उद्योग को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जरा इस चार्ट को ध्यान से देखो। साल 1800 में दुनिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भारत का हिस्सा 30% था। बहुत बड़ा नंबर है ये। और अब देखो, 1870 आते आते ये कितना रह गया? सिर्फ 3%। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटेन ने अपनी फैक्ट्रियों में बना सस्ता कपड़ा लाकर भारत के बाजारों में भर दिया। नतीजा यह हुआ कि हमारे बुनकर, हमारे कारीगर सब बर्बाद हो गए। इसी चीज को इकोनॉमिक्स की भाषा में ट्रेड सरप्लस कहते हैं। इसे और आसान भाषा में समझो। मान लो ब्रिटेन एक दुकानदार है। वो भारत से कच्चा माल जैसे कॉटन 10 रुपए में खरीदता है, फिर उसे अपनी फैक्ट्री में ले जाकर उससे कपड़ा बनाता है और वही कपड़ा वापस भारत को 100 रुपए में बेच देता है। तो सारा का सारा फायदा किसका हुआ? ब्रिटेन का। और भारत से कमाए इसी पैसे से, इसी मुनाफे से अंग्रेज अपना पूरा एम्पायर चलाते थे, अपनी सेना का खर्चा उठाते थे। चलो, अब बहुत हो गई कहानी। अब फटाफट करते हैं एक क्विक रिवीजन। ये वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब ध्यान से सुनना। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि इस ग्लोबलाइजेशन के, इस वैश्वीकरण के एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह 2 चेहरे थे। एक तरफ यूरोप के लिए ये बहुत फायदेमंद था, उन्हें सस्ता खाना मिला, कच्चा माल मिला, वो अमीर हुए।
लेकिन दूसरी तरफ भारत और अफ्रीका जैसी कॉलोनीज के लिए ये एक श्राप जैसा था। हमारी ज़मीनें छीनी, हम गरीब हुए, हमारे लोगों से ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई गई। तो ये एक तरफा फ़ायदा था, वन साइडेड बेनिफिट। अब ये 5 पॉइंट्स बिल्कुल रट लेना, ये इस चैप्टर का सार हैं। नंबर 1, 19वीं सेंचुरी की दुनिया 3 फ्लोज से जुड़ी थी: माल, मजदूर और पैसा, यानी गुड्स, लेबर एंड कैपिटल। नंबर 2, रेफ्रिजरेटेड शिप्स जैसी टेक्नोलॉजी ने दुनिया के व्यापार का तरीका ही बदल दिया। नंबर 3, रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी ने अफ्रीका में तबाही मचाई और यूरोप को कब्जा करने में मदद की। नंबर 4, भारत से जो इंडेंचर्ड लेबर ले जाए गए वो गुलामी का ही एक नया रूप था। और नंबर 5, ब्रिटेन ने भारत के साथ ट्रेड सरप्लस से जो पैसा कमाया उसी से अपना पूरा साम्राज्य फाइनेंस किया। और अब जाते जाते एक सवाल मैं सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचो, अगर हमारे इस ग्लोबल इकोनॉमी की नींव ही इतनी इनइक्वालिटी, इतनी गैर बराबरी पर रखी गई थी, तो क्या आज की दुनिया, आज की ग्लोबल इकोनॉमी सच में सभी देशों के लिए बराबर यानी इक्वल हो सकती हैं? इस सवाल पर सोचना जरूर। चलो, उम्मीद है ये चैप्टर सबको अच्छे से समझ आया होगा। अब अगली क्लास में मिलेंगे। अपना ध्यान रखना।